अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने क्लास में जो है वो डिस्कस कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा रिव्यू जो है वो इसके क्वेश्चन एरिया के ऊपर हम डालेंगे कि यहाँ देखें, जैसे 2019 रेगुलर में सवाल आया हुआ है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। चूँकि ये लास्ट ईयर आ चुका है, लिहाजा हमने इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। इस साल के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करीबन हर साल ही आता है। साथ ही साथ आप देखते रहे यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट इकोनॉमी, पेमेंट डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, डैम्स मौजूद हैं, सही है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आ गया आपका, ठीक। इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं हमारे पास, पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन एरिया है ना, ये बहुत ख़ास है। ये बताता है कि देखिए सैम्पल है, पेपर में सवाल जो है वो किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। लिहाजा आप जब तैयारी करें, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन एरिया को भी ज़रूर देखिएगा। अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, चूँकि हम पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो पाकिस्तान इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो एग्रो बेस्ड है। अब ये एग्रो बेस्ड क्या होती है? एग्रो बेस्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये सारा मसला है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो होती है वो होती है जो ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करती है। जो सबसे ज़्यादा किस पे इन्हिसार करती है? ज़राअत के ऊपर, ठीक है। तो हमारे मुल्क की आबादी का बेशतर हिस्सा, ठीक, दो हिस्सों में डिवाइड है आबादी हमारी, एक रूरल एरियाज़ और एक अर्बन एरियाज़। आपको पता है अर्बन सेंटर्स तो हमारे कम हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाती है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपनाने वाला ऑक्यूपेशन है या पेशा है वो है ज़राअत या एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 50 years बैक बोथ इन अ डेवलप्ड एंड अ डेवलपिंग कंट्रीज द एग्रीकल्चरल सेक्टर यूज्ड टू बी नेग्लेक्टेड बाय ट्रीटिंग इट आउटडेटेड, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इसको इतना अच्छा ट्रीट ही नहीं किया जाता था। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर दुनिया के अंदर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना। और चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ठीक है ना, चाहे हम कहीं पर भी सेमी फिनिश या फिनिश आइटम्स के हवाले से बात करें, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बगैर काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज, जो रॉ मटेरियल हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है ना, वो कहीं से भी नहीं आता। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को फोकस किया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। अब जब ये सारी बातें हो गई कि भाई पाकिस्तान की आबादी का जो, और आबादी का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की आबादी की खुसूसियात भी क्या हैं। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर नाख्वानदगी भी है, इलिटरेसी भी है, इल्म का फुकदान भी है, जिसकी वजह से हम इस सेक्टर के अंदर तरक्की नहीं कर पा रहे होंगे। लाजमी सी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे सेक्टर में। लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर ही करता है, लिहाजा पाकिस्तान की मईशत के अंदर इसका रोल बड़े मायने रखता है, ठीक है ना। तो चले चलते हैं हम इसके रोल की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो हम सबसे पहले देखिए, ये हम मुल्क का पर कैपिटा इंक्रीज़ करता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम कहते हैं फ़ीकस आमदनी को, ठीक है ना। अब ये फ़ीकस आमदनी क्या है? ये एनुअल एवरेज इनकम होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी नेशन में,
ठीक है ना। ये ड्राइव होती है कब, जब आप डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से, यानी जितनी आबादी है ना उस आबादी को आप उसकी नेशनल इनकम से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा उस मुल्क के लोगों का पर कैपिटा क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना प्रोवाइड करता है बहुत जॉब्स जो बेरोज़गार लोग होते हैं, ठीक है ना, ताकि नेशनल इनकम लेवल उनको रोज़गार मिले, ताकि मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इसेंशियल है, किस लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद देख लीजिए, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार हासिल करने का जो मेजर वसीला है, ठीक है ना, वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर लेबर फोर्स। सही है ना, सबसे ज़्यादा काम वो किससे लेता है, लेबर फोर्स से लेता है। अब यहाँ देखें, अबाउट 45% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो गांव देहात है वहाँ पर तो बेशतर लोग अपने घरों के अंदर भी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस खेती बाड़ी के ज़रिए जो है वो मार्केटिंग करें या कारोबार करें, बल्कि वो अपने फूड स्टफ को भी पूरा कर रहे होते हैं। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है ना वो बिल्कुल ही डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। यही मेजर सेक्टर है जो उन्हें प्रोवाइड करता है जॉब्स भी, ठीक है ना, काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे सब लोग फिर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है रिडक्शन इन पॉवर्टी। देखिए ये सारे इंड्रेंस हैं जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है कहाँ पर, गांव देहात के अंदर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, गुर्बत और अफलास को दूर करना, सही है। ऐसे लोग जो कि जॉब पर नहीं है, जो काम नहीं कर रहे, जो वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर रहे होते, उन्हें खेती बाड़ी के लिए लगाना, सही है। उन्हें इस काबिल करना कि वो लोग भी वहाँ पर काम कर सकें, सप्लाई कर सकें, सैनिटेशन का, सेहत का, तालीम का, इन सारी फैसिलिटीज़ का ख्याल रखना, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पर देखें जो फिगर्स दिए हुए हैं ये हैं अबाउट, यानी एग्जैक्ट फिगर आपको कोई भी नहीं बता सकता। अभी अब राउंड है कि पाकिस्तान की आबादी अभी भी इतना % पुअर है। इसके बाद है सप्लाई ऑफ फूड, ग़िज़ा की फराहमी। फूड क्या है हमारे पास, बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, एक सिंगल प्रोवाइडर है, ठीक है ना, तमाम फूड का। यानी आपको ज़राअत के ज़रिए अनाज भी मिलता है, बेवरेजेस मशरूबात भी मिलते हैं, सब्ज़ियाँ भी मिलती हैं, पल्सेस भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये सिंगल सोर्स है और जो आबादी है ना वो इंगेज है इसके मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर। अब जो ज़रूरी शोबा है ना ये बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज़ का, फूड का, उन एनिमल्स के लिए भी, ठीक है ना, जो कि ज़ाहिर है ज़राअत के अंदर अहम रोल जो है वो जानवरों का भी है, एनवायरमेंटल जो इकोलॉजी होती है उसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे ये मिल्क है, चीज़ है, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं हमारे पास, ये भी ज़ाहिर है एग्रीकल्चर से आ रही है, एनिमल रेयरिंग हो रही है, तो एनिमल कीपिंग हो रही होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है सिर्फ ये फूड स्टफ़ को या फूड को सप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि एनिमल रेयरिंग भी हो रही है, एनिमल कीपिंग भी हो रही है, जिसकी मदद से हमारी जो डेयरी फार्मिंग है वो आगे बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन, ठीक है ना। फॉरेन माने एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने बैरूनी,
तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, मेन सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का भी, यानी यहाँ पर कैश क्रॉप्स भी मौजूद होती हैं, और कैश क्रॉप लाजमी वो होती हैं जो हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो किरदार है वो बड़ा पावरफुल है, ठीक है। जिस मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो मुल्क डेवलप हो रहा होता है, जिस मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज का वॉल्यूम कम होता है वो मुल्क जो है वो अंडर डेवलप होता है। लिहाजा ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फॉरेक्स अर्निंग का भी हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद है सप्लाई ऑफ सरप्लस लेबर। ये सरप्लस लेबर क्या, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी फ़ोर्स मौजूद है, लेबर फोर्स, ठीक। यहाँ पर भी देखिए 61% अबाउट पॉपुलेशन जो रहती है, ठीक है ना, उसमें से 50,000 विलेजेस में रहते हैं। ये सेक्टर मेजर सोर्स है किस चीज़ का, सप्लाई ऑफ लेबर का। ज़ाहिर है गाँव देहात में रहेंगे तो वहाँ पर तो आपको लेबर ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। वो लोग इंडस्ट्रीज़ में तो इतना काम करते नहीं हैं, फार्म मैकेनाइजेशन उनको इतनी आती नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मसला क्या होता है कि वो जो है वो मेजर सोर्स होते हैं कि वहाँ पर आपको आसानी से लेबर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि ड्यू टू अ फार्म मैकेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस वे एंड इंक्रीज इन द इनकम। फिर फार्म मैकेनाइजेशन वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है सप्लाई ऑफ लेबर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, आप उन्हें ट्रेन करते हो, ट्रेन करने के बाद आप उन्हें क्या कर सकते हो कि फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, और फार्म मैकेनाइजेशन क्या करता है, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इनकम बढ़ती है, ठीक है ना। तो लाजमी सी बात है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब तकसीम हुई, तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूट रहा है जीएनपी के अंदर वो 60% रहा। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्टिनेंट से जुदा हो गया था, सेपरेट हो गया था, तो उस वक्त जो जीएनपी था वो 60% था, फिर वो डिक्रीज़ हो के 29% तक पहुंचा, ठीक है। ये 80s की बात है। इसके बाद क्या हुआ, जीडीपी का मतलब टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, फिर हो गया 20.9%, 10 और 11 के अंदर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है किस चीज़ का, जीडीपी का, जो हमारे मुल्क की नेशनल इनकम को रेस करता है। लिहाजा मुल्क का जो जीडीपी रेशो है वो अगर बढ़ेगा तो मुल्क की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से सप्लाई होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सप्लाई होगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर ही नहीं सकता जब तक कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है ना, वो नहीं चल सकता जब तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो ना करे। लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बैकबोन की हैसियत रखता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, अब जैसे शुगर मिल चल रही है तो शुगर केन चाहिए, ठीक है ना, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसके बाद आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है जो मैंने पहले भी बताया था, जो ट्रेड के हवाले से होता है, एक्सटर्नल ट्रेड के हवाले से होता है, जो हमें बताता है कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। तो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपके मुल्क में जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस है, किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एंड फॉर आवर फॉरेन और ज़ाहिर है जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है, हमारे रिजर्व्स इंक्रीज़ होंगे,
और इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अब तक मैंने जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का किरदार क्या है। ठीक है ना, ये 10 पॉइंट्स हैं। एग्ज़ाम के अंदर आता है ये सवाल कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ होता है डिस्कस, या लिखा हुआ होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो भी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो भी आपको वहाँ पर जो है वो यही वाले पॉइंट्स देना पड़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे पास किरदार क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोशिश ये करनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जो इंट्रोडक्शन दें वो आप अबाउट 7 to 8 लाइन्स का हो। ठीक है ना, और फिर आपने ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सही है ना, वो मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है ना, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड क्यों है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी बैकवर्डनेस क्यों मौजूद है, क्या वजूहात हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि हम इसकी रेमेडीज़ क्या हैं जिसके ऊपर हम हाथ रख के इसको कवर कर सकते हैं।